हेलो एवरीवन, आई एम निकिता गुप्ता एंड इन आवर लास्ट लेक्चर हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था फाइब्रिनोलाइटिक्स एंड एंटी प्लेटलेट एजेंट, जिसमें हमने क्या क्या देखा। पहला देखा कि फाइब्रिनोलाइटिक्स क्या होते हैं, फाइब्रिनोलाइटिक्स का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, वो कैसे वर्क करते हैं, कौन कौन से एजेंट्स हैं जो फाइब्रिनोलाइसिस के प्रोसेस को फेवर करते हैं और कौन कौन से एजेंट्स हैं जो उसे इनहिबिट करते हैं, उसे डिमिनिश करते हैं। सो एज हमें फाइब्रिनोलाइटिक्स सीखने थे तो हमने उसमें कुछ ड्रग्स को स्टडी किया। कौन कौन सी ड्रग्स स्टडी की हमने? स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, एल्टीप्लेज और कुछ न्यूअर रिकॉम्बिनेंट ड्रग्स दैट आर रेटिप्लेज एंड टिनेक्टेप्लेज। फिर हमने सेकंड देखा था एंटी प्लेटलेट ड्रग। तो हमने ये देखा कि प्लेटलेट्स कैसे वर्क करती हैं और कौन सी सिचुएशंस में हमें एंटी प्लेटलेट ड्रग जो हैं वो देनी होती हैं। एंटी प्लेटलेट वर्क जो एजेंट्स होते हैं उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा और फिर उसमें हमने क्लासिफिकेशन देखा एंटी प्लेटलेट ड्रग का। और उस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो पहली क्लास हमारी थी वो थी थ्रोम्बोक्सेन सिंथेसिस इनहिबिटर, मींस वो एजेंट्स जो थ्रोम्बोक्सिन के सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगे, और उसमें जो ड्रग थी हमारी वो थी एस्पिरिन। फिर हमारी सेकंड क्लास थी फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर्स, जिसमें जो हमने ड्रग देखी थी वो थी डाइपाइरिडामोल। फिर हमने थर्ड क्लास देखी थी थीनोपाइरिडीन डेरिवेटिव्स, जिसमें हमने जो ड्रग्स देखी थी वो थी डाइक्लोडिपिन एंड क्लोपिडोग्रेल। नाउ हम नेक्स्ट हमारी जो फोर्थ क्लास देख रहे हैं वो है GP1IB/3A रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, और उसमें जो हमारी ड्रग है वो है एप्सिक्सिमैब, जो कि क्या है, एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। सो हम ये देखते हैं कि ये कैसे अपना एक्शन परफॉर्म करती है। तो FAB फ्रेगमेंट ऑफ काइमेरिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज अगेंस्ट GP1IB/3A मीन्स हमारी जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है उसकी जो काइमेरिक फॉर्म होती है उसके FAB जो फ्रेगमेंट होते हैं वो GP1IB/3A के अगेंस्ट वर्क करते हैं एंड इट इज़ यूज टू प्रिवेंट प्लेटलेट एग्रीगेशन इन पेशेंट्स हैविंग PCI। और ये उन पेशेंट्स में प्लेटलेट एग्रीगेशन को प्रिवेंट करते हैं जिनको क्या है, PCI है, मीन्स परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशंस हैं। इसको एडमिनिस्टर्ड किया जाता है अलॉन्ग विथ एस्पिरिन एंड हिपेरिन या फिर लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन के साथ। जब आप इसको एडमिनिस्टर्ड करते हैं तो इसकी मोस्ट कॉमनली जो साइड इफ़ेक्ट्स या एडवर्स इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं वो है ब्लीडिंग एंड इट मे ऑल्सो कॉज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, मीन्स जो थ्रोम्बस है उसका कमी हो जाना, मीन्स प्लेटलेट की कमी हो जाने को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, क्योंकि प्लेटलेट को एक और नाम से प्रोनाउंस किया जाता है विच इज़ थ्रोम्बीन। नेक्स्ट हाइपोटेंशन मीन्स ब्लड प्रेशर का कम होना, ब्रेडिकार्डिया मीन्स हार्ट बीट का कम होना एंड नॉन एंटीजेनिक इफेक्ट भी ये शो करता है। मीन्स जब हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ पढ़ते हैं तो उसमें हम आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के, जिसमें हमने ये देखा होगा कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का कैरेक्टर होता है कि ये कैसे होनी चाहिए, नॉन एंटीजेनिक होनी चाहिए। तो ये एक टाइप की मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, तो इसका ये कैरेक्टर है कि ये नॉन एंटीजेनिक होती है। अब इसका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि ये आपके एक्टिव फॉर्म में जो GP1IB एंड 3A रिसेप्टर्स हैं ये आपके, ठीक है। अब जब फाइब्रिनोजन से जाकर के फाइब्रिन जब बनेगा तो उसमें ये यहाँ पे जाके बाइंड होंगे इन रिसेप्टर्स पे, लेकिन ये जो आपके एक्सीमेब करके मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है ये इस प्रोसेस को इनहिबिट कर देगी, जिसकी वजह से अगर फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनता तो क्या होता, क्लोट बनता, ठीक है।
लेकिन इसने वहाँ पे फाइब्रिन नहीं बनने दिया, तो क्लॉटिंग अफेक्ट हुई। तो बेसिकली इसने कौन सा इफेक्ट शो किया? एंटी प्लेटलेटिक इफेक्ट शो किया। तो इस तरीके से ये जो है FC6 माप करके जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है वो अपना एक्शन परफॉर्म करती है। इस तरह से हमने सारी एंटी प्लेटलेट ड्रग देखी। अब हम ये देखते हैं कि बेसिकली ये जो एंटी प्लेटलेट ड्रग है इनका यूज़ किया कहाँ जाता है? तो इनका यूज़ किया जाता है इन द प्रोस्थेटिक हार्ट वॉल्व्स एंड AV शंट्स जो हैं उनमें, मीन्स कि जो हमारे हार्ट के वॉल्व्स होते हैं डाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व्स, उनमें प्रोस्थेटिक जो हार्ट वॉल्व होते हैं पर्टिकुलरली उनमें, और AV शंट जो चल रहा होता है हमारी बॉडी में उनमें इसका यूज़ किया जाता है। सेकंड, इसका यूज़ किया जाता है पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ में। नेक्स्ट, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की जो सब टाइप्स हैं कि कौन कौन से स्पेसिफिक कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, तो उसमें है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के ट्रीटमेंट में। अनस्टेबल एंजाइना, एंजाइना में हमने एंजाइना के टाइप्स पढ़े थे, उसमें से जो स्पेसिफिक अनस्टेबल एंजाइना है उसके ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। तो पहला तो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में, और इसके प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेज जो हैं उनके प्रिवेंशन में। कोरोनरी एंजियोप्लास्टी में, स्टेंट्स में। मीन्स कि क्या होता है कि जो स्टेंट्स होते हैं ना वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो बेसिकली डॉक्टर्स यूज़ करते हैं जब किसी वेसल्स में, किसी आर्टरी या वेन में क्या होता है क्लोट बन जाता है, तो उस ट्यूब की हेल्प से उस क्लोट को क्या किया जाता है, आगे उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उसको आगे खिसकाया जाता है, तो उसके लिए स्टेंट्स यूज़ किए जाते हैं। तो उनमें भी उस स्टेंट्स के जब यूज़ किया जाता है तो उसमें भी एंटी प्लेटलेट ड्रग दी जाती है। फिर बाईपास जो इम्प्लांट्स होते हैं, बाईपास इम्प्लांट का मतलब है कि जैसे अगर आपकी इस तरीके की एक वेसल है, इसमें यहाँ पे एक क्लॉट बन गया है, तो यहाँ से यहाँ तक अब क्या नहीं हो पाएगा, ब्लड का पासेज नहीं हो पाएगा, तो एक बाईपास सर्जरी की जाती है जिसमें क्या किया जाता है, यहाँ से थोड़ा सा कट करेंगे इस वेसल को और यहाँ से कट करेंगे और फिर इन दोनों पार्ट्स को यहाँ से जोड़ देंगे। तो ब्लड क्या है, अब यहाँ से नहीं जा सकता है, तो वो यहाँ से इस तरीके से घूम के चला जाता है। तो दिस इज़ व्हाट हैपन्ड इन बाईपास इम्प्लांट्स। नेक्स्ट, सेरिब्रोवैस्कुलर ट्रांजिशंस में, इस्चेमिक अटैक्स में और वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के ट्रीटमेंट में भी एंटीप्लेटलेट ड्रग का यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे फाइब्रिनोलाइटिक्स और एंटीप्लेटलेट ड्रग्स जो हैं वो कंप्लीट होती हैं। एंड नाउ वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपांडर्स। सो जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि वो एजेंट्स जो क्या करते हैं, प्लाज्मा वॉल्यूम को एक्सपांड करते हैं, मीन्स उसे बढ़ा देते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे, प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपांडर्स। सो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा प्लाज्मा क्या होता है, किस किस वजह से प्लाज्मा का वॉल्यूम होता है, एक्चुअल वॉल्यूम किस किस कंपोनेंट की वजह से होता है, और कौन कौन से एजेंट्स हैं जो कि प्लाज्मा वॉल्यूम को एक्सपांड कर सकते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे, हम प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपांडर्स बोलेंगे। सो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि क्या क्या कंपोनेंट्स हैं प्लाज्मा के। तो प्लाज्मा हमारे किस में होता है, ब्लड में, तो ब्लड से स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले ब्लड क्या है, ब्लड इज़ एन फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू that circulates continuously around the body, allowing constant communication between tissues distinct from each other. Means blood क्या है, सबसे पहले तो हमने हमने टिश्यूज़ पढ़े हैं, उनमें हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज़ की पढ़े होंगे, विच इज़ एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मायोकार्डियल टिश्यू और मसल टिश्यू बोलेंगे उसे हम। तो इस तरह से डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज़ होते हैं, जिनमें से जो हमारा ब्लड है वो कौन सा टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, एंड कौन से फॉर्म में है, फ्लूइड फॉर्म में है।
एंड इट सर्कुलेट्स कंटिन्यूसली अराउंड द बॉडी, और ये कंटिन्यूसली बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है और सर्कुलेट होकर के एक कांस्टेंट कम्युनिकेशन अलाउ करता है बिटवीन टिश्यूज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। एक दूसरे से अलग जो टिश्यूज़ हैं उन टिश्यूज़ के बीच में ये क्या करता है, बाय फ्लो होकर के कम्युनिकेशन अलाउ करता है। तो ये है हमारा ब्लड। अब ब्लड में क्या होता है, हमारा 90% ऑफ वाटर होता है, ठीक है। और वाटर में क्या होता है, प्लाज्मा, वाटर किस फॉर्म में होता है, प्लाज्मा के फॉर्म में। तो क्या है प्लाज्मा? प्लाज्मा इज़ ए क्लियर स्ट्रो कलर्ड वाटरी फ्लूइड in which several different types of blood cells are suspended। प्लाज्मा क्या हमारा एक क्लियर फ्लूइड है, स्ट्रॉ कलर का होता है, वाटरी फ्लूइड है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स सस्पेंड हुई रहती है। यानी एक टाइप का सस्पेंशन है जिसमें बहुत सारे ब्लड सेल्स सस्पेंडेड होंगी। ब्लड सेल्स में क्या क्या होंगे, आरबीसी होंगी, डब्ल्यूबीसी होंगी, प्लेटलेट्स होंगी, ठीक है। इनके भी सब टाइप्स होंगे कि इनमें भी डिफरेंट टाइप्स की, जैसे मोनोसाइट होगी, न्यूट्रोफिल्स होंगी, तो अलग अलग टाइप की सेल्स इनमें प्रेजेंट होती हैं। फिर जो प्लाज्मा एक्सपांडर्स होते हैं, बेसिकली वो कौन से एजेंट्स होते हैं, दैट हैव रिलेटिवली हाई मॉलिक्यूलर वेट, जिनका क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है, एंड बूस्ट द प्लाज्मा वॉल्यूम बाय इंक्रीजिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये जो होते हैं ये प्लाज्मा वॉल्यूम को बूस्ट करते हैं। कैसे बूस्ट करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज करके। सो ये क्या कहलाते हैं, प्लाज्मा एक्सपांडर्स कहलाते हैं। तो हमने क्या क्वालिटीज़ देखी है प्लाज्मा एक्सपांडर्स की, कि पहला तो ये हाई मॉलिक्यूलर वेट होंगे, दूसरा ये प्लाज्मा वॉल्यूम को बूस्ट करेंगे, और कैसे बूस्ट करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज करके करेंगे। ये जो एजेंट्स होते हैं ये यूज़ होते हैं टू ट्रीट द पेशेंट्स हु हैव सफरिंग हेमरेज और शॉक। तो ये उन पेशेंट्स को दिया जाता है बेसिकली जो या तो हेमरेज से सफ़र कर रहे हों या शॉक, जैसे कि हमने देखा था कि शॉक के टाइप्स में हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, जिसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ ब्लड वॉल्यूम जो है वो लॉस हो जाता है। तो उस शॉक के ट्रीटमेंट पे या जो हेमरेज हुआ है उसके ट्रीटमेंट में उससे जो सफ़र कर रहे होते हैं पेशेंट्स, उनको प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपांडर्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वॉल्यूम एक्सपांडर्स। तो जो हमने प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपांडर्स देखे वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। पहले होते हैं क्रिस्टलॉइड्स एंड सेकेंड वन इज़ कॉलॉइड्स। क्रिस्टलॉइड्स क्या होते हैं, अब क्रिस्टलॉइड्स आर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मिनरल सॉल्ट्स और अदर वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। जो हमारे क्रिस्टलॉइड्स हैं, इज़ द नेम इंडिकेट क्रिस्टलॉइड मीन्स क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर्स। तो क्रिस्टल लाइक कैसे होते हैं, अपने मिनरल सॉल्ट्स जो होते हैं वो क्रिस्टल लाइक होते हैं, और अदर जो वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्रिस्टलॉइड्स कहलाते हैं। इसमें जो एग्जांपल्स हैं वो है नॉर्मल सलाइन, डेक्सट्रोज एंड रिंगर्स सॉल्यूशन। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, हमारे क्रिस्टलॉइड्स के एग्जाम्पल हैं। सेकेंड आते हैं हमारे कॉलॉइड्स। कॉलॉइड्स जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि कॉलॉइड्स में का क्या मतलब है कि इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे और वो उसमें सॉल्युबल नहीं होंगे। आपको पता है कॉलॉइडल सोल्यूशन कैसा होता है, तो उससे हम समझ सकते हैं कि कॉलॉइड्स कैसे होते होंगे। तो कॉलॉइड्स आर लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स सच एज डेक्सट्रेन, ह्यूमन एल्बुमिन, जिलेटिन एंड ब्लड। तो ये क्या है, लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं। एंड इसमें हम ये देख रहे हैं कि ये जो ब्लड है हमारा वो भी एक तरह का क्या है, कोलॉइड ही होता है। तो द लार्जर मॉलिक्यूल्स ऑफ कोलॉइड आर रिटेन्ड मोर इजीली इन द इंट्रावेस्कुलर स्पेस एंड इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हमने क्या कहा कि बेसिक में ही हमने बोला कि ये जो प्लाज्मा है ये कैसे प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपांडर का काम करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज़ करके। तो हमने ये कहा कि जो कॉलॉइड्स होते हैं ये लार्ज मॉलिक्यूलर साइज के होते हैं, तो ये क्या करते हैं, इजीली इंट्रावेस्कुलर स्पेस में रिटेन कर जाते हैं और वहाँ रिटेन करके क्या करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं।
तो इस तरीके से हमारे जो कोलॉइड्स हैं वो अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। फिर अब हम इन कोलॉइड्स और क्रिस्टलॉइड्स के बारे में अगर डीप में देखें तो जो हमारे क्रिस्टलॉइड्स हैं जो हमने पहले देखे वो कैसे हैं, इनएक्सपेंसिव होते हैं और ये यूज़ किए जाते हैं टू मेंटेन फ्लूइड एंड इनिशियल रिसस्टिनेशन। मीन्स जो भी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हुआ है उसकी इनिशियल जो कंडीशंस है उसको फिर से ये मेंटेन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसका जो इंट्रावेस्कुलर हाफ लाइफ होती है वो होती है 20 to 30 मिनट्स। ऑन द अदर हैंड जो हमारे कोलॉइड्स हैं जिसका एग्जांपल हमारा ब्लड भी है, वो क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं प्लाज्मा वॉल्यूम को और जो पेरिफेरल एडिमा है उसको लेस करते हैं। मीन्स इससे जो पेरिफेरल एडिमा होता है वो कम अमाउंट में होता है और ये स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ रिसस्टिनेशन करते हैं। मीन्स अगर कोई फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हुआ है तो उस पर ये स्मॉल अमाउंट में ही इफेक्ट शो करते हैं। इसका जो इंट्रावेस्कुलर हाफ लाइफ होती है वो होती है 3 to 6 आवर्स। तो ये हुए हमारे कोलॉइड्स एंड क्रिस्टलॉइड्स। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो हमारा प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपांडर्स की हम बात कर रहे हैं उनकी क्या क्या आइडियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और कौन कौन से प्लाज्मा एक्सपांडर्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, कौन कौन से प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपांडर्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो आइडियल प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमने बोला कि पहली आइडियल प्रॉपर्टी है कि ये आइसो ऑनकोटिक होते हैं विथ प्लाज्मा। मीन्स ऐसा ऑस्मोटिक प्रेशर जो कोलॉइडल सब्सटेंस के थ्रू क्रिएट किया जाता है वैसा उसके ही जैसा सेम अमाउंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ये प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपांडर्स को क्रिएट करना होना चाहिए। दैट मीन्स ये आइसो ऑनकोटिक होने चाहिए प्लाज्मा के साथ। सेकेंड इनकी आइडियल क्वालिटी है कि ये डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए विथ इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट ओनली। मीन्स इन्हें सिर्फ इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट के थ्रू ही डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ये दोनों क्या है हमारे प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपांडर्स की क्वालिटीज़ हैं, आइडियल प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके अलावा नॉर्मल हम कह सकते हैं कि भाई ये कॉस्टली होने चाहिए और इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होने चाहिए। ये तो हमारे बेसिक चीज़ें हो गई जो कि मतलब कंसिडर करी ही जाएंगी। बट जो मेन चीज़ें हैं वो ये दोनों हैं कि जो हमारा प्लाज्मा है उस प्लाज्मा का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वैसा ही ऑस्मोटिक प्रेशर इन्हें भी क्रिएट करना चाहिए और सिर्फ इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में ही ये फ्लो करेंगे। जनरल जो हमारा प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपांडर्स हैं उनमें आते हैं ह्यूमन एल्बुमिन, डेक्स्ट्रेन और डिग्रेडेटेड जिलेटिन पॉलीमर जिसे पॉलीजिलेन भी बोला जाता है। नाउ नेक्स्ट इज़ कि जो हमारे प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपांडर्स हैं वो कैसे वर्क करते हैं और इनका क्या क्या यूज़ किया जाता है। जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है वो इस तरीके से है कि जनरली वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस। तो ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं, ऑस्मोसिस की, क्योंकि हमने जैसा कि बोला कि जो प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपांडर्स हैं उनकी आइडियल क्वालिटीज़ में है कि इनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो प्लाज्मा के जैसा होना चाहिए क्योंकि ये उसी ऑस्मोसिस के प्रोसेस पे ही वर्क करते हैं। तो ये क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर को। अब जैसे ये आपके दो कंपार्टमेंट हैं, ठीक है, अब इसमें इस वाले कंपार्टमेंट में कंसंट्रेशन और इस वाले कंपार्टमेंट में कंसंट्रेशन कम है तो इसकी वजह से एक ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होगा। और ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या प्रिंसिपल लगता है कि हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वाटर का मूवमेंट होता है। तो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग वाटर जो है विड्रॉ किया जाएगा फ्रॉम प्लाज्मा टू इंटेस्टाइनल फ्लूइड। तो इसी प्रिंसिपल पे ये एक्ट करता है। नेक्स्ट क्या क्या यूज़ है हमारे प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपांडर्स के। तो अगर हम यूज़ की बात करें तो यूज़ इन द कंडीशन वेयर ब्लड और प्लाज्मा हैव लॉस्ट और हैव मूव टू एक्स्ट्रा वैस्कुलर कंपार्टमेंट, एग्जाम्पल इन बर्न्स, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, एंडोटॉक्सिन शॉक, सीवियर ट्रॉमा एंड एक्सटेंसिव टिश्यू डैमेज। मीन्स क्या होता है कि
जब हमारा जो ब्लड है या प्लाज्मा है उसका किसी रीज़न की वजह से लॉस्ट हो जाता है, जैसे हेमरेज की कंडीशन में, या फिर वो जो हमारा ब्लड है या प्लाज्मा है वो पेरिफेरल कंपार्टमेंट से एक्स्ट्रा वेस्कुलर कंपार्टमेंट में मूव कर जाता है, तो बेसिकली हमारे पेरिफेरल कंपार्टमेंट तो क्या हो जाएगी, उसकी कमी हो जाएगी, जैसे कि बहुत सारी कंडीशंस में। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर से प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपांडर्स देने पड़ेंगे उस कमी को फुलफ़िल करने के लिए। अब ये कंडीशन कब कब कॉज हो सकती है, इन बर्न्स, जब कोई बर्निंग हो जाए कहीं किसी एरिया में जल जाए कोई इंसान, या हाइपोवैलेमिक शॉक यानी कि जो वॉल्यूम है ब्लड का या प्लाज्मा का वो कम हो जाता है ड्यू टू लॉस और एक्सीडेंट, एंडोटॉक्सिन शॉक के टाइम पे, जब सीवियर ट्रॉमा की कंडीशंस में, और एक्सटेंसिव टिश्यू डैमेज मीन्स बहुत हाई अमाउंट में अगर टिश्यू डैमेज हो गए हैं तो उस कंडीशन में भी हमें क्या देना पड़ेगा, प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपांडर्स देने पड़ेंगे उस कमी को पूरा करने के लिए। नाउ नेक्स्ट वी गोज़ टू द डिस्क्राइबिंग ईच प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपांडर्स, कि हमने देख लिया कौन कौन से प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपांडर्स होते हैं। अब हम हर प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपांडर की कैरेक्टर्स पढ़ेंगे कि किस प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपांडर के क्या कैरेक्टर हैं, वो कैसे वर्क कर रहा होता है और वो क्या रोल प्ले करता है प्लाज्मा वॉल्यूम को एक्सपांड करने में। तो जो हमारा पहला है वो है ह्यूमन एल्बुमिन। जो एल्बुमिन है, एज वी नो कि ये तो क्या है, हमारा ब्लड प्रोटीन है और ये प्रोटीन बाइंडिंग में भी हेल्प करता है। ये हमारी जनरल कंसिडरेशन है। अगर हम पहला चीज़ अगर एल्बुमिन के बारे में हम सोच रहे हैं तो ये हमारे दिमाग में ये चीज़ें आनी चाहिए। तो इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम पूल्ड ह्यूमन प्लाज्मा। तो जैसा कि मैंने कहा कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, तो ये कहाँ से मिलता है हमें, पूल्ड ह्यूमन प्लाज्मा से ऑब्टेन्ड होता है। एंड इट कैन बी यूज्ड विदाउट रिग्रेट टू पेशेंट्स ब्लड ग्रुप। ये हमें ये सोच के नहीं देना है कि उस पर्टिकुलर पेशेंट को सूट करेगा या नहीं करेगा, आप किसी भी ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट को ये एडमिनिस्ट्रेट करवा सकते हैं। एंड इट डज़ नॉट इंटरफेयर विथ कोगुलेशन, और ना ही ये कोगुलेशन पे कोई इफेक्ट डालता है, क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि अगर आपका प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपांडर ब्लड ग्रुप से उसका कोई अफेक्ट हो रहा होता है तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाती है और उसकी वजह से कोगुलेशन हो सकती है या इम्यूनोसप्रेसिव इफ़ेक्ट हो सकता है। तो ये जो ह्यूमन एल्बुमिन है, पहली बात तो इसे ऑब्टेन्ड बहुत इजीली ह्यूमन प्लाज्मा से कर सकते हैं, एंड सेकेंडली बिना ब्लड ग्रुप का ध्यान रखे इसे किसी भी पेशेंट को दे सकते हैं, और ना ही ये कोगुलेशन करता है, एंड इट इज़ फ्री ऑफ रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हिपेटाइटिस। और जब हम ब्लड किसी को ट्रांसफ्यूज़ कर रहे होते हैं तो वहाँ पे एक हिपेटाइटिस का और कुछ जो एसटीडीज़ हैं उनके ट्रांसमिशन का भी एक रिस्क होता है। लेकिन जब हम ह्यूमन एल्बुमिन जो है एज एन प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपांडर दे रहे होते हैं तो वहाँ पे हेपेटाइटिस के भी ट्रांसमिशन का रिस्क नहीं होता है, बिकॉज द प्रिपरेशन इज़ हीट ट्रीटेड। क्योंकि पहले ही ये जो प्रिपरेशन होती है इसे हीट से ट्रीट कर लिया जाता है, तो हेपेटाइटिस के जो वायरस होते हैं वो पहले ही किल्ड हो जाते हैं। तो अब जो हम एडमिनिस्ट्रेट करवा रहे हैं ह्यूमन एल्बुमिन वो बिल्कुल सेफ़ होता है, एंड दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एल्बुमिन। नेक्स्ट इज़ डेक्स्ट्रेन। डेक्स्ट्रेन जो होता है ये हाईली ब्रांच्ड होता है और ये क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है, ऑब्टेन फ्रॉम द शुगर बीट। शुगर बीट से मिलेगा। शुगर बीट मीन्स कि जो हमारे चुकंदर होते हैं उनसे ये हमें ऑब्टेन्ड होता है, शुगरी होता है, सुक्रोज कंटेंट होता है, और इसमें इसको जो है वो पॉलीसेकेराइड जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं। पॉलीसेकेराइड भी कैसे होते हैं, हाईली ब्रांच्ड होते हैं, एंड इट इज़ produced by using bacterial enzyme dextrane sucrase from the bacterium Leuconostoc mesenterioids। तो एक बैक्टीरिया है ल्यूकोनोस्टॉक mesenterioids, उस बैक्टीरिया से by using the bacterial enzyme dextrane sucrase इसे प्रोड्यूस किया जाता है, विच ग्रोज इन अ सुक्रोज मीडियम। मीन्स समझिएगा कि पहला तो जो हमारा डेक्स्ट्रेन है वो हम शुगर बीट से ऑब्टेन कर सकते हैं,
शुगर बीट से जब हम ऑब्टेन करेंगे तो हमें पॉलीसेकेराइड की फॉर्म में मिलेगा और वो हाईली ब्रांच्ड फॉर्म में होगा। दूसरा, हम इसे बैक्टीरिया से भी ऑब्टेन कर सकते हैं और उसके लिए हम इसे सुक्रोज के मीडियम में ग्रो करवाएंगे। तो बैक्टीरिया ग्रो होगा, ग्रो करके क्या रिलीज़ करेगा, डेक्स्ट्रेन रिलीज़ करेगा। ये जो डेक्स्ट्रेन होता है ये मोस्ट कॉमनली यूज प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपांडर होता है और ये दो फॉर्म्स में मिलता है। पहला मिलता है डेक्स्ट्रेन 17 एंड दूसरा मिलता है डेक्स्ट्रेन 14। मीन्स डेक्स्ट्रेन 70 और डेक्स्ट्रेन 40 यानी 40 की फॉर्म में ये हमें मिलता है। अब हम इन दोनों की जो डेक्स्ट्रेन 70 है और डेक्स्ट्रेन 40 है इनके बारे में देखेंगे कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है और क्या क्या क्वालिटीज़ है। तो डेक्स्ट्रेन 70 की बात करें तो इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज प्रिपरेशन है एंड इट एक्सपांड्स प्लाज्मा वॉल्यूम फॉर नियरली 24 हार्स। 24 हार्स तक प्लाज्मा वॉल्यूम को एक्सपांड करता है और बहुत ज़्यादा यूज़ की जाने वाली प्रिपरेशन है। जबकि जो हमारा डेक्स्ट्रेन 40 होता है इट इज़ 10% सॉल्यूशन ऑफ डेक्सट्रोज और सलाइन। ये क्या होता है, जो हमारा डेक्सट्रोज होता है उसका 10% सोल्यूशन होता है एंड इट एक्ट्स मोर रैपिडली देन डेक्सट्रोज 70। ये हमारा 24 हार्स तक के लिए काम करता है, ज़्यादा भी यूज़ यही किया जाता है। लेकिन जब हमें फास्ट एक्शन चाहिए होता है तो हम डेक्स्ट्रेन 40 को प्रिफ़र करेंगे और ये क्या करता है, ब्लड विस्कोसिटी को रिड्यूस कर देता है। लेकिन जब हम डेक्स्ट्रेन एडमिनिस्टर कराते हैं तो उसके साथ हमें क्या कॉशन रखना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए कि डेक्स्ट्रेन डज नॉट प्रोवाइड नेसेसरी इलेक्ट्रोलाइट्स एंड कैन कोज हाइपोनेट्रीमिया और अदर इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस। अब ये जो डेक्स्ट्रेन है बेसिकली ये एक प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपांडर तो है लेकिन इससे इलेक्ट्रोलाइट जो है वो नहीं मिलेंगे, तो इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होते हैं, हमारे सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ये सब हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो अगर फॉर एन एग्जांपल सोडियम की कमी हो जाती है तो कौन सी कंडीशन कोज हो जाएगी, हाइपोनेट्रीमिया कोज हो जाएगा और मे बी अदर काइंड ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस कोज हो सकता है। सो ये था हमारा सेकेंड प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपांडर डेक्स्ट्रेन। नेक्स्ट हमारा थर्ड प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपांडर है डिग्रेडेटेड जिलेटिन पॉलीमर विच इज़ नॉन एज पॉलीजिलेन। तो ये जो है हमारा डिग्रेडेटेड जिलेटिन पॉलीमर ये एक सिंथेटिक पॉलीमर है और ये एक पॉलीपेप्टाइड है और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 30,000 एंड इट डज़ नॉट इंटरफेयर विथ ब्लड ग्रुपिंग, यानी कि ये भी ब्लड ग्रुपिंग के साथ कोई इंटरफेयर नहीं करता है। मतलब किसी भी ब्लड ग्रुप के पेशेंट को आप ये एडमिनिस्टर करवा सकते हैं एंड क्रॉस मैचिंग मीन्स किसी के साथ क्रॉस मैचिंग नहीं करता है एंड इट इज़ ऑल्सो नॉन एंटीजेनिक। तो ये आइडियल कैरेक्टर्स हैं जो हमारे प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपांडर्स के वो हमें इसमें मिल रहे हैं कि पहला तो ये एक सिंथेटिक फॉर्म है तो ऑफकोर्स हम इसे ईजिली सिंथेसाइज कर सकते हैं, ठीक है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट भी बहुत ज़्यादा होता है और ना ही ये किसी भी ब्लड ग्रुप के साथ स्पेसिफिक है, तो हम इसे किसी भी ब्लड ग्रुप के पेशेंट को दे सकते हैं। ये कौन कौन से ब्रांड्स का आता है, तो ये आता है हिमेक्का सेल एंड सीरा सेल 500 ml वैक्सीन। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ हाइड्रोक्सी इथाइल स्टार्च और हेटा स्टार्च। सो अगर हम बात करें हाइड्रोक्सी इथाइल स्टार्च की तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है स्टार्च, तो यानी कि ये क्या एक तरह की सेकेराइड्स है, ठीक है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट है। और हाइड्रोक्सी इथाइल ग्रुप है मीन्स कि इसमें एक बड़ी स्ट्रक्चर, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनेगी। सो इट इज़ एन कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ इथॉक्सिलेटेड अमाइलोपेक्टिन ऑफ वेरियस मॉलिकुलर साइज, एवरेज मॉलिकुलर वेट 6.5 लाख। मीन्स कि ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है इथॉक्सिलेटेड अमाइलोपेक्टिन का जो कि डिफरेंट मॉलिकुलर साइज़ में होते हैं। इसका जो एवरेज मॉलिकुलर वेट होता है वो होता है 4.5 लाख और ये क्या करता है, मेंटेन करता है ब्लड वॉल्यूम को फॉर द लॉन्गर टाइम पीरियड। नेक्स्ट इसके जो एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं वो हैं वॉमिटिंग, फीवर, itching, chills, flu-like symptoms, means जुकाम and all, and swelling of salivary gland, urticaria,
विच मीन रेडनेस एंड स्वेलिंग टाइप समथिंग, एंड ब्रोंकोस्पाज्म मीन्स जो आपकी ब्रोंकियल मसल्स होती हैं उनमें स्पाज्म की कंडीशंस, ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। सो हमने ये बोला कि ये जो है ये ब्लड वॉल्यूम को ज़्यादा टाइम तक के लिए मेंटेन करता है, लेकिन उस ज़्यादा टाइम तक मेंटेन करने के साथ साथ जो हमारा 5 हाइड्रोक्सी इथाइल स्टार्च है उसके इतने सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। ये जिस ब्रांड का मिलता है वो है एक्सपेन 6% इंजेक्शन इन 100 and 500 ml वैक्सीन, and it has also been used to improve harvesting of granulocytes because it accelerates erythrocyte sedimentation। तो ये जो है वो ग्रेनुलोसाइट्स की हार्वेस्टिंग को भी इम्प्रूव करता है, क्योंकि ये क्या करता है, जो इरिथ्रोसाइट्स हैं जो उनका सेडिमेंटेशन हो जाता है तो उसको ये एक्सेलरेट करता है। तो इसका ये अनदर यूज़ भी है। नेक्स्ट है हमारा पॉलीविनाइल पायरोलिडीन यानी PVP के नाम से इसको जाना जाता है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि एक तरह का सिंथेटिक पॉलीमर ही है। तो इट इज़ इन सिंथेटिक पॉलीमर ऑफ एवरेज मॉलिक्यूलर वेट 40,000 एंड यूज्ड एज अ 3.5% सॉल्यूशन। सिंथेटिक पॉलीमर है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कितना है 40,000, और यूज़ कैसे किया जाता है एज 3% इसका सॉल्यूशन बना के इसे यूज़ किया जाता है। PVP वॉज यूज एज प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपांडर फॉर ट्रॉमा विक्टिम्स आफ्टर द 1915 मीन्स 1950 के बाद से ही जो PVP है उसको यूज़ किया जाने लगा था एज प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपांडर, और उसको बेसिकली यूज़ किया जाता है जो ट्रॉमा विक्टिम्स होते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए। ये क्या करता है, इट इंटरफेयर विद ब्लड ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग एंड इट हिस्टामिन रिलीज़र। तो ये जो है वो ब्लड ग्रुपिंग भी करता है। तो आपको जब इसको आप दे रहे हो किसी पेशेंट को तो आप उसका ब्लड ग्रुप ध्यान रखेंगे और ध्यान रखेंगे कि किसी तरह की क्रॉस मैचिंग नहीं हो जाए। और इसका एक एक्स्ट्रा पॉइंट है कि ये जो है एक हिस्टामिन रिलीज़र भी होता है, तो इसकी वजह से एलर्जिक कंडीशंस भी हो सकती है। ये क्या करता है, बाइंड करता है पेनिसिलिन के साथ और इंसुलिन के साथ। तो ये भी इसका एक पॉइंट है जो ध्यान रखने वाला है कि ये पेनिसिलिन और इंसुलिन के साथ बाइंड करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब इसको दे रहे हो तो आप इसको जो पेशेंट है उसको पेनिसिलिन नहीं देनी है आपको, और इंसुलिन का भी ध्यान रखना है कि बॉडी में इंसुलिन में कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रहा है। अगर आप आउटर सोर्स से इंसुलिन दे रहे हैं तो वो नहीं देना है। तो ये सारे पॉइंट्स इसमें ध्यान रखने वाले हैं। नेक्स्ट इनके यूजेस की अगर हम बात करें तो PVP इज़ ऑल्सो यूज्ड इन पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स सच एज शैम्पूज, टूथपेस्ट, हेयर स्प्रे एंड जेल्स। इनमें जो है PVP यूज़ किया जाता है। PVP मीन्स पॉलीविनाइल पायरोलिडीन। तो ये जो है बेसिक तो हम इसको पढ़ रहे हैं प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपांडर के लिए, पर उसके अलावा ये पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में भी यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज एज बाइंडर इन मैनी फार्मास्यूटिकल टैबलेट्स। जो हमारे टैबलेट्स होती हैं उनमें भी ये एज ए बाइंडर यूज़ किया जाता है। उसके अलावा इसका यूज़ किया जाता है PVP एडेड टू आयोडीन फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स कॉल्ड पोविडीन आयोडीन। मतलब जब आपका PVP है वो आयोडीन के साथ मिक्स करेंगे आप तो एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, उसको बोलते हैं पोविडीन आयोडीन दैट पोजेज डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टीज़। जिसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, डिसइंफेक्टेंट होती हैं, एंड नॉन अंडर द ट्रेड नेम ऑफ बीटाडीन और पायोडीन। और ये जो है ब्रांड नेम आपने सुना होगा बीटाडीन और पायोडीन, इनकी फॉर्म में ये सेल होता है जो कि बेसिकली होता क्या है, PVP का आयोडीन के साथ एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है और उसकी प्रॉपर्टी होती है डिसइंफेक्टेंट। मीन्स एज ए आपने देखा होगा बीटाडीन के गागल्स वगैरह आते हैं जो गले से बैक्टीरिया को और जो इन्फेक्शन वगैरह होते हैं उसको ट्रीट करने के लिए दिए जाते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे सम क्रिस्टलॉइड्स। अभी हमने प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपांडर्स देखे, अब हम कुछ क्रिस्टलॉइड्स देख रहे हैं जो कि हमने कहा था कि एक क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि फ्लूइड को रिस्टेन करती है। तो उस टाइम पे जब फ्लूइड को रिस्टेन करना होता है, हमें कोई फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है बॉडी में, तो ये प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। तो इसमें हम कुछ क्रिस्टलॉइड्स को स्टडी करेंगे, जिसमें पहला आता है हमारा नॉर्मल सलाइन।
नॉर्मल सलाइन जो होता है वो आइसोटोनिक होता है, तो इसका जो कंटेंट होता है वो होता है 0.9 HCl। तो अगर हम नॉर्मल सलाइन की बात करें तो इट इज़ एन क्रिस्टलॉइड फ्लूइड containing 0.9% NaCl. The pH of isotonic saline is considerably lower than the plasma pH. ये जो आपका क्रिस्टलॉइड फ्लूइड होता है वो इसमें जो NaCl है, जो नॉर्मल सलाइन का अमाउंट है वो होता है 0.9%, और जो इसकी pH होती है वो हमारे प्लाज्मा pH से थोड़ा सा कम होती है। दूसरा जो हमारा क्रिस्टलॉइड है वो है लैक्टेट रिंगर्स सॉल्यूशन। ये जो है इंट्रोड्यूस किया गया था 1880 में बाय सिडनी रिंगर ने, जो कि एक ब्रिटिश फिजिशियन है, और इसीलिए इसका नाम डला रिंगर्स सॉल्यूशन। थर्ड वन इज़ डेक्सट्रोज सॉल्यूशन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है डेक्सट्रोज का सॉल्यूशन है ये बेसिकली। तो इट इज़ जनरली 5% डेक्सट्रोज सॉल्यूशन आर यूज्ड विच प्रोवाइड्स 170 किलो कैलोरी पर लीटर। तो 5% सोल्यूशन होता है डेक्सट्रोज का, और ये दिया जाता है 170 किलो कैलोरी पर लीटर। इट इज़ अ IV शुगर सोल्यूशन, इंट्रावीनस दिया जाता है, जैसे कि डेक्सट्रोज से पता चल रहा है, यानी एक पॉलीसेकेराइड है, यानी शुगर का सोल्यूशन है। और ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है एनर्जी टू द बॉडी पार्ट्स को ये एनर्जी देता है। नेक्स्ट है कि जो आप प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपांडर्स दे रहे हैं, बेसिकली हम किसके लिए दे रहे हैं, प्लाज्मा वॉल्यूम को एक्सपांड करने के लिए। पर हम कह रहे हैं कि भाई कुछ जो प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपांडर्स हैं वो ये देख के देना है कि ब्लड ग्रुप जो है वो तो ठीक है कि नहीं है, उसके अकॉर्डिंग देना है, या क्रॉस मैचिंग तो नहीं हो रही है। तो ये ध्यान रखना है कि किन किन पेशेंट्स को आपको प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपांडर्स नहीं देना है। तो जिनको एलर्जी है उस पर्टिकुलर प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपांडर से, जिनका हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम है, जिनको सीवियर एनीमिया है उनको भी नहीं देंगे, जिनको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है यानी प्लेटलेट्स की कमी है जिनमें, उनको नहीं दे सकते हैं, जिनको पल्मोनरी अडीमा है मीन्स के लंग्स में जिनको अडीमा है उनको नहीं दे सकते हैं, और जिनको रीनल इनसफिशिएंसी है मीन्स की किडनी डिसऑर्डर हैं उनको आप प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपांडर्स नहीं दे सकते हो। ये यहाँ डायग्राम में बताया है कि इस तरीके की पॉलीबैग्स में प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपांडर्स प्रेजेंट होते हैं, और इस तरीके से इनको एज ए ड्रिप फॉर्म में चढ़ाया जाता है। हमने इस सेगमेंट में क्या देखा कि प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपांडर क्या होते हैं, क्या क्या उनके आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन कौन से प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपांडर्स दिए जाते हैं, क्रिस्टलॉइड्स क्या होते हैं, कॉलॉइड्स क्या होते हैं, और कौन कौन से क्रिस्टलॉइड्स यूज़ किए जाते हैं, कौन कौन से पेशेंट्स हैं जिनमें प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपांडर्स कॉन्ट्राइंडिकेटरी होते हैं तो उनको नहीं देना है। तो ये सारा हमने ओवरऑल इस सेगमेंट में स्टडी किया है। थैंक यू।